वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि वांग जी के फादर जो वांग जी की शादी कराना चाहते थे, पर वांग जी जो अभी शादी नहीं करना चाहता, पर उसके साथ साथ उसके फादर ने और मदर ने दोनों ने वादा भी किया था कि वो उसकी शादी उसके बिना मर्जी के ऐसे ही किसी से नहीं करवाएंगे जब तक वो हाँ नहीं कहेगा। इससे वांग जी थोड़ा खुश भी था, थोड़ा उदास भी था। और दूसरी तरफ हमें एक नए शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम शियुन होता है, और जो बैन रोहान के लिए काम करता है। पर इस स्टोरी में इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए स्टोरी में वापस आते हैं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रात काफ़ी ज़्यादा सुकून वाली थी सबके लिए, पर हर किसी के लिए नहीं। कोई तो है यहाँ जो बड़ा ही परेशान था इन सबसे, जो कोई और नहीं विंग है। विंग जो आज काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि आज उसके अंकल का लेटर मिला है जो कि उससे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं, इसीलिए उसे आज प्रेमिसेस के बाहर जाना होगा। विंग जो अपने कपड़े चेंज करता है, वो जो ब्लैक वो जो वाइट कपड़ों में था अब वो ब्लैक कपड़ों में आ गया था। उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया था और वो अब यहाँ से चुप चुपा कर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। विंग जो बचते बचाते सबकी निगाहों से वो निकल भी जाता है बाहर, और वो सीधा वहीं जाता है जहाँ उसके अंकल ने उसे बुलाया था। उसके अंकल वहीं पर तो उसका इंतजार कर रहे थे बैठ के एक इन के अंदर। विंग वहाँ जाता है और अपने अंकल को बो डाउन करता है। उसके अंकल भी उसके मुंह को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी अपना सर हाँ में हिलाते हैं। तो विंग उनके पास ही बैठ जाता है और वो उनसे पूछता है, अंकल आप यहाँ क्यों आए हैं? मतलब आप मुझे बता देते, मैं वहाँ आ जाता, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तो उसके अंकल कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी था, मेरा आना बहुत ज़रूरी था, मैं तुमसे मिलना भी चाहता था और तुम्हारे हाल चाल भी लेना चाहता था। तो भी जो कुछ नहीं कहता, जो सर हमें नोट करता है। तो जेंटलमैन कहते हैं, तो मुझे बता, क्या तुम्हें कुछ पता चला? विंग जो उनकी तरफ देखता और कहता है, नहीं मुझे अभी तक कुछ पता तो नहीं चला, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा सख्त पहरे हैं और इतना आसान नहीं है कहीं पर भी जाना, क्योंकि हर किसी को यहाँ बहुत सस्पिशियसली देखा जाता है। और मैं तो यहाँ पर एक शिक्षक हूँ, अगर मैंने यहाँ पर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लिया तो पक्का उन लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए मैंने किसी से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मैं उन लोगों से नहीं पूछ सकता, वहाँ किसी भी शख्स से मैं ये नहीं पूछ सकता कि वो इन लोगों का है, मुझे बता दे, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उन लोगों के शक के दायरे में आ जाऊँगा। इसीलिए लेकिन मुझे कुछ नया पता चला है। तो फिर जीवन भगवान कहता है क्या? तो क्या विंग कहता है, मुझे एक नई गुफा के बारे में पता चला जो कि मुझे वहाँ की छोटे प्रिंस वो ओमेगा प्रिंस से पता चला। जैन फैमिलियन कहता है, कौन वो छोटा प्रिंस? वो लैंग जी। विंग जो हाँ में सर नोट करता है। जैन भगवान उसे आगे बोलने के लिए बोलते हैं। तो विंग कहता है, मुझे वहाँ के एक नई गुफा के बारे में पता चला जो कि उसी ने मुझे बताया कि वहाँ एक और गुफा है जिसके बारे में मैंने सुना तो था, जैसा कि आपने मुझे बताया था, वो उसने बिल्कुल मुझे वैसा ही बताया। तो मेरा शक है वो वही गुफा है जिसके बारे में मुझे आपने बताया था। तो जैन फिल्म जो कम से खुश होते हुए कहता है, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। फिर कहता है, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ मैं उस प्रिंस को अपनी ढाल बनाऊं, उसे ढाल बनाऊंगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो हमारे बहुत काम आ सकता है।
जैन फिंगमैन कहता है ना मुझे पता है वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ भी है और वो तुम्हारे काफ़ी काम आ सकता है, तुम उसका इस्तेमाल करो और वहाँ पहुँचो जल्द से जल्द। वो जैसे ही वो मिल जाए सारी फैमिली को ख़त्म कर देना। विंग जो जैन फिंगमैन की तरफ देखने लगता है, उसने कुछ भी नहीं कहा था, मतलब उसके मुँह से भी ना हाँ निकला था ना निकला था। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था इस वक्त। कई सारे सवाल शायद जिसका जवाब उसके पास भी नहीं है अभी, पर वो कुछ नहीं कहता। पर वो पता नहीं क्यों उसने जैसे ही ये शब्द सुना था पूरे परिवार को मार दो, उसका दिल अंदर से गवाही नहीं दे रहा था कि हाँ वो सबको जाके मार दे अपना काम होने के बाद, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जैन फिंगमैन कहता है कि देखो इमोशनली किसी से अटैच्ड मत होना वहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और किसी पर भी नहीं। वो ओमेगा हमारी काफ़ी काम आ सकता है और वो काफ़ी काम का है भी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे ही अपनी ढाल बनाओ। तुम्हें नहीं पता वहाँ के लोग और उससे भी ज़्यादा वो लैन ई का फादर, वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत बुरा इंसान है। उसने भी कई मासूमों को जान ली है, तुम्हारे परिवार की तरह उसने कई परिवारों को मिटाया है। जो शॉकिंगली अपने अंकल की तरफ देखता है, कहता है क्या? जैन फिंगमैन हाँ कहते हैं हाँ, लैनी का फादर, वांग जी का ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा, जैसे कि वो भी इन सब में शामिल है। विंग कहता है पर मुझे उनके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? तो जैन फिंगमैन कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें वो कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए पहले तुम ये काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें उनके बारे में भी बताऊंगा और उस तक भी तुम्हें वो लैन वांग जी ही पहुँचाएगा और वो मैं बताऊंगा कैसे। और वैसे भी मैं आज वापस जाने वाला हूँ, मैं जैन सेक्टर वापस जाने वाला हूँ। मैं यहाँ किसी काम से आया था और मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि शुएंग आज से यही रहने वाला है, वो जल्द क्रोकोराइसिस में आ जाएगा, फिक्र मत करना, वो तुम्हारी मदद करेगा। विंग जो कहता है शुएंग पर वो वहाँ क्या करेगा? जैन फिंगमैन कहता है मैंने तुम्हारी मदद के लिए उसे वहाँ छोड़ा है, तुम फिक्र मत करो और तुम जल्द से जल्द अपना काम करो, मुझे जल्द से जल्द वो चाहिए क्योंकि रेड मून की रात आने वाली है। उस रात को ही तुम उस लैंड का नामो-निशान मिटा देना। जो अभी भी कुछ नहीं कहता, तो जैन फिंगमैन कहते हैं तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? विंग जो अपने एकदम ध्यान में से निकल कर आता है और कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। कहते तुम्हारा ध्यान क्या दर है? मैं तुमसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। खैर छोड़ो, तुमसे मैं क्या ही कहूँ, तुम मेरी बात सुनो और अच्छे से। वो इन लोगों मुझे हर हालत में चाहिए, ज़रा से भी गलती नहीं होनी चाहिए। विंग जो कुछ भी नहीं कहता वो हाँ करता है, मतलब सर नोट करता है, कुछ नहीं कहता फिर भी। जैन फिंगमैन कहता है तो मैं जैन फिंगमैन अब जो खड़ा हो जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी कुछ सोचों में गुम था, जैन फिंगमैन जो एक शॉय करता है कहता है विंग जो नहीं सुनता दोबारा से कहता है विंग थोड़ा मतलब अब थोड़ा ज़ोर से कहा था तो विंग ने सुन ही लिया था। विंग जो ऊपर की तरफ देखता अपने अंकल की तरफ क्योंकि वो खड़े थे और वो बैठा था वो भी, तो वो भी खड़ा हो जाता। तो जैन फिंगमैन कहता है देखो विंग, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ किसी से भी इमोशनली अटैच्ड मत होना क्योंकि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर तुम किसी से भी इमोशनली अटैच्ड हो गई तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी भी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ। विंग जो नोट करता है तो जैन फिंगमैन उसके सर पर एक पैट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग उनके पीछे पीछे तक वहाँ तक छोड़ने आता है और वो विंग को आखिरी बार एक हग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो भी वहीं पर खड़ा था कुछ सोच रहा था।
विंग की नज़रों में कुछ ऐसा था कि वो उसके अंकल पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। कहते हैं ना कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, ऐसा ही कुछ था। वो आंखें बंद करके अपने अंकल पे विश्वास करता था। उसके अंकल झूठ कहे या सच कहे, झूठ भी कहेंगे तो भी विंग को सच ही लगेगा, क्योंकि उसके अंकल ने उसे बचपन से पाला था। और जो भी विंग बचपन में जो भी डिमांड करता था तो जैन फैमिली उसको लाकर भी देते थे। बेशक उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये सब किया था ताकि विंग का विश्वास उन पर रहे आगे चल के हमेशा, मतलब कोई भी उनकी टक्कर ना ले सके, मतलब विंग की आंखों पे से पट्टी ना हटा सके उनके विश्वास की। इसीलिए उन्होंने ये सब किया था। और विंग जो आज तक उन्हें वैसा ही समझता है, वो तो उनकी नज़र में तो बहुत अच्छे हैं, महान है, उनसे ज़्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता उसके लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हद तक उन्होंने विंग को ऐसा ही उसके दिमाग में डाला है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो जो सोचते हैं वही विंग के लिए अच्छा है और कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि विंग जो खुद के लिए डिसाइड करता है वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है, जो विंग जैन फैंगमैन डिसाइड करते हैं वही उसके लिए अच्छा है। तो विंग को तो बस इतना ही लग रहा था कि उसके अंकल ही सबसे अच्छे इंसान और महान इंसान है, उनके अलावा उसका सोचने वाला कोई और है ही नहीं। कभी कभी जो हमारा ज़्यादा सोचता है ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा अच्छा ही सोच रहा है, कहीं कहीं कभी कभी उसका भी उसमें अपना स्वार्थ छुपा होता है, जैसे कि जैन फैंगमैन का छुपा है विंग की परवरिश में उसका भी स्वार्थ था। उसने कुछ भी ऐसे ही नहीं किया, उसका बदला उससे डबल लेना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा किया। तो चलिए तो हम कहानी में आते हैं। विंग जो अभी भी वहीं पर खड़ा था और वो अपने अंकल को जाते हुए देख रहा था। विंग जो क्राउडेसिस की तरफ वापस जाने लगता है और वो उसके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, काफ़ी उलझनों में था। उसके मन में था कि वो सच में ये करना चाहता है, वो सच में सबकी जान लेना चाहता है। क्या उसके फादर और मदर की जान चलेगी तो वो उन्हें भी मारेगा जिन्होंने कुछ नहीं किया। वांग जी, शायद वांग जी तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ होगा, अगर पैदा हुआ होगा भी तो उसका क्या दोष है? क्या उसे सच में पता है कि क्या वो भी सब में शामिल था? नहीं, वो कैसे हो सकता है? वो तो मुझसे भी काफ़ी छोटा है और मैं भी उस समय काफ़ी छोटा था। यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो फिर मैं उन्हें किस बात की सज़ा दूँ? क्या सबको मारना मेरे माता पिता की मौत का बदला है? नहीं, ये सब तो नहीं है। मेरी मदर ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया था कि मैं मासूमों की जान लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़रूर इन सबसे बदला लेना चाहता हूँ, पर ऐसे नहीं। वही जो इतना सोचते सोचते अब क्राउडेसिस में आ ही चुका था और उसने अभी भी ब्लैक क्लोथ ही पहने हुए थे और उसके चेहरे पर मार्क्स था। तो ऑफकोर्स ये बात अगर कोई उसे देखेगा तो कुछ गलत ही समझेगा, तो ऐसा ही हो चुका था। कुछ सैनिकों ने उसे देख और उन्हें सोच मचा के कोई इकट्ठा भी कर लिया था। उन्हें लगा था कोई असेसिन उनके राज्य में घुस आया है महाराज को हार्म करने के लिए, इसलिए उन्होंने शोर मचाया था और वो सब जो विंग का पीछा करने लग गए। विंग जो पूरी तरीके से फंस गया था, वो मार्क्स भी नहीं उतार सकता था लोगों के सामने। अगर वो ऐसा करेगा तो और वो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं करता, वो यहाँ वहाँ घूमता है। कुछ सैनिकों ने तो उसे घेर भी लिया था, तो उसकी फाइट भी हो चुकी थी। वो चकमा दे कैसे भी करके उन सबसे बचकर अपने रूम में घुस ही जाता है। वो सबसे पहले यही काम करता है कि वो अपने कपड़ों को चेंज करता है और उन कपड़ों को एक साइड छुपा के रख देता है। और उसके दरवाजे पर नॉक हुआ था। विंग जो दरवाज़ा खोलता है तो वही सैनिक थे जो हाँफ रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या उसने किसी ब्लैक कपड़े वाले आदमी को देखा है। ना करता है अपना सर हिला के, ना ही करता, उसने कुछ ही मुँह से नहीं बोला था। तो वो सैनिक सारे चले गए थे। विंग जो एक राहत की सांस लेता है, कहता थैंक गॉड इन लोगों को कुछ पता नहीं चला। विंग जब बेड पे आकर बैठता है और दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है वांग जी की
तरफ का सीन। वांग जी जो न्यूसन के साथ बैठा हुआ था और काफ़ी गहरी सोच में था। न्यूसन जो एक आँख छोटी करके वांग जी को ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी काफ़ी देर से ऐसे ही बैठा हुआ है, ना कुछ कह रहा है ना कुछ सुन रहा है। न्यूसन ने काफ़ी बात करने की कोशिश की उससे, पर वो है कि जो बोलता ही नहीं कुछ। न्यूसन जो अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, वांग जी तो मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है, क्यों तुम इतनी देर से बैठे हो, मुझे भी यहाँ ऐसे बैठाए हुए हो, मेरी तो कमर दुख रही है, तुम्हारी वजह से मैं उस दीवार पे कितने टाइम तक लटका रहा। तुम्हें पता है तुम तो छोड़ के मुझे चले गए थे, पर मुझे अरे मेरी कमर में सच में अभी भी बहुत दर्द है। तुम मुझे यहाँ फिर से बिठा लिया तुमने मुझे तुम पे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है वांग जी। वांग जी जो न्यूसन के साथ मतलब एक हाथ का इशारा करता है, उसे चुप रहने के लिए कहता है। न्यूसन जो उसके हाथ पर एक चपेट मारता है और कहता है, ये हाथ दूर करो, समझी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताने वाले हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा टाइम मत खराब करो, समझे ना तुम्हारी वजह से वैसे भी मेरे साथ बहुत कुछ हो गया है, मुझे उधर से डांट भी खानी पड़ी तुम्हारी वजह से। उन्हें पता चल गया कि मैं फिर से तुम्हारे साथ भाग रहा था। जो उसी सबको चिल्ला के बोला था, पर वांग जी के इस सब कुछ सर से ऊपर जा चुका था, क्योंकि वो तो अभी भी अपनी सोच में गुम था। संजय से बहुत गुस्सा आता है, वांग जी को एक किक करता है। वांग जी जिससे एकदम वो खड़ा हो जाता है, कहते हैं तुमने मुझे किक क्यों किया, इतनी जोर से लगा मुझे। जिससे कहते हैं इसी के लायक हो तुम, अब मुझे जल्दी से बताने वाले हो क्यों तुमने मुझे यहाँ बुलाया और क्यों यहाँ बैठा रहे हुए हो। वांग जी जो एक स्माइल करके कहता है, अरे मैं भूल गया था, मैं कुछ सोच रहा था। न्यूसन कहता है, ओह अच्छा तो तुम सोचते भी हो, मुझे पता नहीं था। वांग जी कहता है, ये सब छोड़ो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। न्यूसन कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है आज मेरे मदर फादर ने क्या कहा मुझसे। न्यूसन कहता है, इसमें कहना क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं तुमसे, पर तुम कौन सा उनकी बात मानते हो। वांग जी कहता है, बात वो नहीं है, बात ये है उन्होंने मेरी शादी की बात की, जो कि वो बहुत ही रेयरली होता है कि वो मेरी शादी की बात करें। पहले तो वो ऐसा कभी नहीं करते थे। याद है ना तुम्हें, एक बार जब किसी ने मेरी शादी की बात की थी तो वो कितना ज़्यादा भड़क गए थे, और अचानक से वो ही मेरी शादी की बात, और वो भी इतनी जल्दी। अभी तो मैं 80+ का भी नहीं हुआ हूँ और वो मेरी शादी कराना चाहते हैं। ये सर कहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे ओमेगा हैं ऐसे जिनकी शादी 80+ भी नहीं होती फिर भी हो चुकी है, और काफ़ियों के तो बच्चे भी हैं। हाँ जी कहता, बात वो नहीं है, बात ये कुछ गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ऐसा कुछ तो है जो हमारे क्लान में चल रहा है पर हमें पता नहीं। निशन कहता है, अब तुम जासूसी भी करने लगे हो क्या? पहले तुम मास्टर की जासूसी करते थे, अब उससे थक कर अब तुम अपने माँ बाप की भी जासूसी करने वाले हो क्या? निशन के सर पे चपेट मारते वांग जी कहता, तुम बकवास ही करोगे हमेशा। मैं कह रहा हूँ कि हमें पता लगाना चाहिए। निशन जी कहता, ना, अब मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसूंगा, अब मैं कुछ भी नहीं ऐसा करने वाला जो तुम सोच रहे हो। मुझे कहते, तुम सुनो तो मेरी बात। पर निशन जो कुछ नहीं कहता और कहता है, गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है हमें सोना चाहिए और इस बारे में हम कल बात करेंगे। निशन को वांग जी काफ़ी आवाज़ देता रह जाता, पर निशन जो लौट कर नहीं आता और वो वहाँ से सीधा पतली गली पकड़ लेता है, क्योंकि निशन को पता है और वांग जी की मोड़ में आ गया ना तो वो सच में से जासूसी की कंप्लीट लगा देगा और फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और फिर से बेचारा निशन फंसेगा। वांग जी तो निकल लेगा उसे छोड़ के, उसे पूरा विश्वास है उसके ऊपर, उसकी गद्दारी में वो कभी शक नहीं कर सकता, इसीलिए वो तो निकल लेगा, पर बेचारा निशन फंस जाएगा। इसीलिए वो वहाँ से सीधा 9-2-11 हो चुका था, वांग जी को वही इसमें छोड़ के। अब वांग जी जो अकेला खड़ा था, अब वो सोचता है मुझे किसी बड़े से राय लेनी चाहिए। उसके सबसे पहले दिमाग में उसी की बड़ी एनिमी का ख्याल आया था, क्योंकि उसके लिए एक एनिमी था पहले, तो उसके ही जहन में उसका ही ख्याल आया था।
तो सीधा, और वो करता क्या है, उसके ख्याल आ गया तो वो दौड़ पड़ा सीधा विंग की तरफ। और विंग जो बड़ी राहत की सांस ले रहा था, पर अभी ये राहत की सांस ज़्यादा देर तक के लिए नहीं है कि वांग जी वहाँ पर बिन बुलाए मेहमान के तरह टपक गया था। और उसने नॉक भी नहीं किया था विंग का रूम का डोर, वो ऐसा ही सीधा अंदर घुसा चला गया था। और विंग जो जिसके पैर बेड से नीचे लटक रहे थे और सर बेड के ऊपर था, मतलब उसका शरीर ऊपर था और पैर नीचे लटक रहे थे, ऐसी पोजीशन में लेटा हुआ था। वांग जी जब ऐसे देखते हैं विंग को तो एकदम हक्का रह जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका मास्टर इन मैनर्स होगा, मतलब उसमें बिल्कुल भी मैनर्स ही नहीं है कि इसे सो रहा है बिल्कुल बच्चों की तरह, ऐसे इतना बड़ा होकर जो दूसरों को शिक्षा देता है और खुद ऐसे काम कर रहा है। तो वांग जी के लिए थोड़ा नया था। वांग जी कहता है मास्टर, जो वांग जी की बात से मतलब आवाज़ सुनता है तो तुम बैठ जाता है। वांग जी से किस बात करते हुए कहता है मास्टर मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वांग जी की तरफ विंग जो एक हैरानी से देखता है और कहता है तुम इतनी रात को मेरे रूम में कर क्या रहे हो। वांग जी कहता है मुझे आपसे काम है, हमने सुना नहीं। विंग कहता है पहली बात तुम इतनी रात को मेरे रूम में, दूसरी बात मैं अल्फा तुम एक ओमेगा हो, यहाँ रात को ओमेगा अल्फा के रूम में नहीं आ सकती, क्या तुम्हें नहीं पता। वांग जी कहता है ऐसा कुछ, इससे पहले भी तो मैं आपके रूम में आया हूँ ना, तब तो आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। वे जो कुछ नहीं कहता, कहता जल्दी बको और निकलो। वांग जी कहता है ये कैसा तरीका है बोलने का। और कहता है मुझे आपसे ज़रूरी बात करी तो मैं आपसे बैठ कर ही बात करूँगा, ऐसे खड़े खड़े बात थोड़ी ना करूँगा, मेरे पैरों में दर्द होने लगेगा। विंग इशारा करता और कहता बैठो आके और जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे फ्रेश होने के लिए भी जाना है। मुझे कहता ठीक है। वांग जी जो वहाँ आकर विंग के पास बैठ जाता है और विंग से पूछता है अगर आपसे कोई आपकी शादी की बात करे तो आपको कैसा लगेगा। पहले तो वांग जी को देखता है ऊपर से नीचे तक और फिर से वो वांग जी के सवाल फोकस करता है और कहता है क्या कहा तुमने, मुझे समझ नहीं आया। वांग जी फिर से दोहराते हुए कहता है मैंने पूछा अगर आपसे आपकी शादी के लिए कोई कहे तो कोई कैसा लगेगा। विंग जी एक स्माइल करता है कहता है काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि शादी करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, अच्छी चीज़ है, तो मुझे कौन सी बात है बहुत अच्छा लगेगा। वांग जी जो फेट फेस बनाते हुए कहते क्या कहा आपने, तो क्या आप इतने मरे जा रहे हैं शादी के लिए। विंग जो हंसता और कहता है हाँ मैं बहुत मरा जा रहा हूँ शादी के लिए। क्यों तुम्हें मुझसे शादी करनी है क्या रात को तुम इसलिए आए हो ताकि तुम मुझे ऑफर दे सको। वांग जी जो गुस्से मुँह बनाते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपसे बस सवाल का जवाब चाहिए। तो विंग कहता है ये सवाल ये पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि सवाल पूछ कर रहा है। तो वांग जी कहता है समझ लीजिए मैं पूछ रहा हूँ। विंग जो फिर से हैरान होते हुए कहता है और वो तुम क्यों पूछ रहे हो। वांग जी कहता है ऐसे ही आप मुझे बताइए ना, अब फिर कैसा लगेगा। वांग जी कहता है थोड़ा सस्पिशियस है, क्योंकि तुम जैसा ओमेगा मेरी शादी की बात करें थोड़ा अलग मैटर हो जाएगा। तो वांग जी कहता है करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, ये थोड़ा सस्पिशियस हो जाएगा कि आखिर वो शख्स ऐसा कह क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है ना। एक जो हाँ में सर नोट करता है क्योंकि वो भी वांग जी की बातें कह रहा था सहमत, पर उसे ये नहीं पता था कि वांग जी ऐसा कह क्यों रहा है। तो वो पूछता पाता कि तुम ऐसा कह क्यों रहे हो, क्यों तुम मुझसे क्या आधी रात को तुम मुझसे शादी के लिए पूछने आए थे। वांग जी कहता है बस मेरा सवाल यही था और मैं चलता हूँ, बाय बाय, अब जाइए आप फ्रेश हुए। पर भी वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और फिर से उसे वहीं बिठा देता है और कहता है पहले मुझे इसका जवाब दो, उसके बाद। वांग जी जो अपने हाथ के तरफ देखता है और विंग की तरफ देखता कहता है ये क्या करें, छोड़िए मेरा हाथ, और झटके से विंग से अपना हाथ छुड़ा लेता है। विंग जो उसका हाथ छोड़ भी देता है। वांग जी कहता है उससे आपको क्या, मुझे आपसे बस इतना ही पूछना था। आपने मेरे को विंग का फेस ही इतना ज़्यादा उसके करीब था। तो चलिए आज हमारा समय होगा आपसे अलविदा लेने का, अगले पार्ट में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।